नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशीष आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं एम ऑनलाइन क्लासेस से। आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो भी प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही मैंने तैयार किए हैं और आप लोग लगातार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यह भी बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि आप लोग लगातार देखने की आपकी क्षमता, आपके पढ़ने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे और भी अच्छे अध्ययन करेंगे। और यह पहली बार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कराई जा रही है ऐसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और आप लोग जवाब जरूर देते रहें। और चलिए आज के विषय जो कि मैं सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों लिए बैठा हूं, आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। बहुत ही उम्दा तरीके की क्लास प्रारंभ होने जा रही है और आप लोग ऊर्जा के साथ भर जाएंगे और आशा करते हैं। चलिए 2 लाइनों से आपको सुनाता हूं कुछ वक्तव्य के साथ में। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं, आप बस अपनी आदतें बना सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं, आप बस अपनी आदतें बना सकते हैं और आदतें आपका भविष्य बना देंगी। यह बात बिल्कुल सही है। और चलिए इसी के साथ में आपके पहले नंबर के आज के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके का प्रश्न लिए बैठे हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहले नंबर प्रश्न है आज का, लेकिन 105वें नंबर की श्रृंखला में पहुंच गए। 105वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से दहेज प्रथा का कारण कौन सा नहीं है। दहेज प्रथा का कारण कौन सा नहीं है? महंगी शिक्षा, कुलीन विवाह या पारिवारिक विघटन या प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। इनमें से कौन सा जो है वह दहेज प्रथा का कारण नहीं है, आपको बताना है। 105वां नंबर जो कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं ऐसा करते हैं पारिवारिक विघटन इसका उत्तर सही है। तो पारिवारिक विघटन इसका कारण नहीं है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करते हैं जवाब दे रहे हैं। हमको भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा और इसी तरीके से जवाब देते रहें। निम्नलिखित में से दहेज प्रथा का कारण कौन सा नहीं है? पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 106वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 106वां नंबर क्या कहता है? दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। दहेज प्रथा पारित किया गया 1918 में, 1961 में, 1929 में, 1991 में। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1918, 1961, 1929 और 1991। जिसका उत्तर सही है आपको बता दें, इसका उत्तर सही है आपका 1961। दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1961 में। 106वां नंबर। 107वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हैं। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हैं पारिवारिक विघटन, आत्महत्या, बेमेल विवाह, उपर्युक्त सभी। 107वां नंबर क्या कहता है? 107वां नंबर हमारा कहता है कि डी पार्ट इसका उत्तर सही है, उपर्युक्त सभी। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हैं पारिवारिक विघटन भी और आत्महत्या भी और बेमेल विवाह भी। यह भी सारी चीज़ें दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के अंतर्गत आते हैं और इससे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के अंतर्गत कह सकते हैं उपर्युक्त सभी कारण हैं इसके लिए। लीजिए आपको क्योंकि पारिवारिक विघटन भी होगा, यदि दहेज प्रथा होगी तो पारिवारिक विघटन भी होगा उसमें और आत्महत्या भी करेंगे लोग और क्या होगा? बेमेल विवाह भी होगा, प्रयुक्त सभी। इसका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 108वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। यह कथन है फेयर चाइल्ड का, मैक्स रिडन का, चार्ल्स पिनिक का, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दें, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 108वां नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिया गया। ध्यान दें, दहेज वह धन है, संपत्ति है, धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। इस कथन को किस विद्वान ने कहा है? 108वां नंबर कहता है। तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वो है फेयर चाइल्ड नाम के विद्वान द्वारा यह कहा गया है। फेयर चाइल्ड द्वारा कहा गया है, इसलिए 108 का ए पार्ट सही है, फेयर चाइल्ड द्वारा। अगला प्रश्न कहता है 109वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करता है? धारा 2, धारा 4, धारा 5, धारा 7। 109वां नंबर है। 109वें नंबर का जो भी भाई बहन उत्तर लगा रहे हैं आशा करते हैं धारा 7 उत्तर डी पार्ट सही है, द पार्ट सही है, डी पार्ट सही है हमारा। तो 100 दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के धारा दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करता है, तो धारा 7 के अंतर्गत यह पूर्णतः सही है। लीजिए अगले बिंदु को बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है? भारतीय नारियों की कौन सी समस्या है? रोजगार समस्या है, दहेज समस्या है, पारिवारिक हिंसा समस्या, उपयुक्त सभी है। तो 110वां जो उत्तर इसका सही है उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी है। रोजगार की समस्या भी आती है नारियों में, और दहेज की भी समस्या आती है, और पारिवारिक हिंसा की भी समस्या आती है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही है, डी पार्ट हमारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं, क्या कह रहा है? 111वां नंबर। 111वां नंबर कहता है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ के निर्माण में 1954 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली और तेजी बच्चन, विजय लक्ष्मी। 111वां नंबर जो है इसका 11वें नंबर का उत्तर जो सही है आपको बता दें, इसका बी पार्ट अरुणा आसफ अली पूर्णतः सही है। हम आपको उज्जवल हो इसकी कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। अरुणा आसफ अली। लीजिए 112वां नंबर है, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाए। महिलाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अधिनियम पारित हुआ 1953 में, 54 में, 55 में, 56 में। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से 112वां नंबर है जिसको उत्तर आपको बताना है। 1956 में महिलाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1956 में पारित हो गया था। हमारे देश आज़ाद होने के कुछ समय पश्चात ही यह पारित हो गया था। यह बहुत ही अच्छी तरीके की बात है जो कि आपके ध्यान देने योग्य बात है। द पोजीशन ऑफ वीमन इन इंडिया इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ओल्सन ने, के.एम. पन्निकर ने, के.एम. कपाड़िया ने, M.N. श्रीनिवास ने। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है 113वां नंबर है। 113वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहा है ओल्सन। द पोजीशन ऑफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक जो लिखी गई है वह ओल्सन नाम के विद्वान ने लिखी है। यह पूर्णतः सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न चल रहे हैं। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी जवाब स्पीड में ही दे रहे होंगे और लगातार जवाब देते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। लगातार आप लोग अध्ययन करते रहें। 114वां नंबर कहता है केंद्र द्वारा स्त्री बाल विकास के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्र द्वारा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो कि आपको बताना स्त्री एवं बाल विकास एक जो विकास की पृथक एक विभाग की स्थापना हुई वह कब हुई? 1985 में, 1992 में, 1993 में, 2001 में। 114वां नंबर जो कहता है इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें 1985 में। ये पार्ट इसका सही है। 185 में केंद्र द्वारा स्त्री एवं बाल विकास की एक पृथक विभाग की स्थापना हुई थी, वह 1985 में हुई थी। 115वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती जी, सुचेता कृपलानी, मोहसिना किदवई और सरोजिनी नायडू। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 115वां नंबर प्रश्न है। 115वें नंबर का जवाब देना आपको। जो भी भाई बहन सुचेता कृपलानी ही पर वो सही है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। 115वें नंबर का बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया 116वां नंबर क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है? 55.29% या 50.27% या 60.85% या 65.46%। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 116वें नंबर का उत्तर देना है आपको। 116वें नंबर का जो भाई बहन जवाब देना है 65.64% यानी कि 46% जो कि है स्त्रियाँ साक्षरता दर के अनुसार 2011 के अनुसार साक्षरता दर है उनकी। तो इसको 116 का डी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ कब? 1956 में, 1956 में, 1860 में, 1902 में, 1903 में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 128वां नंबर है। 128वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं। तो इसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 128 का, तो इसका ए पार्ट सही है। चलिए
128 पहले आ गया, कोई बात नहीं। 128 और लगता है 118 वाली सीरीज अगले पेपर में या पेज में है, कोई बात नहीं। इसमें आप लोग 128वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है तो इसका ए पार्ट सही है। 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, तो 1956 में इसका उत्तर सही है। तो चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 129वां नंबर हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। 1972 में किसके प्रयासों से विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। 1972 में किसके प्रयास से विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो आपको बताना है 129वां नंबर है जिसका उत्तर जो सही है इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, जो आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह, वेरी मोस्ट के अंतर्गत आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखें और 1972 याद रखें, विशेष विवाह अधिनियम। अगला प्रश्न है 3 तलाक संबंध है। 3 तलाक संबंध किससे संबंधित है? तलाक इला से, तलाक हसन से, तलाक बिद्दत से, तलाक अहसन से। आपको पता है अब 3 तलाक खत्म हो गया है, सरकार द्वारा कानून बनाया गया है जिसमें 3 तलाक की संबंध में पूरा कानून बना है, जिसमें कि 3 तलाक यह कानून खत्म कर दिया कानून है, जिसमें 3 तलाक व्यवस्था जो थी एक अल्पसंख्यक समाज द्वारा, तो वह भी समाप्त कर दी गई। 130वां नंबर जो कि उत्तर सही है इसका सी पार्ट, तलाक बिद्दत। 3 तलाक संबंधित तलाक बिद्दत से, इसलिए इसका जो उत्तर सही है सी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। हिंदू विवाह वैधीकरण, हिंदू विवाह वैधीकरण अधिनियम की अवधि है 1949, 1950, 1951, 1952। 131वां नंबर है जिसका उत्तर है आपको बताना है, यह सही है ये पार्ट 1949। हिंदू विवाह वैधीकरण अधिनियम में अवधि है 1949, पूर्णतः सही है, आपको बता दें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में, 1954 में, 1950 में, 1948 में। 132वां नंबर प्रश्न है, आपको बताना। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न चल रहे हैं, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें। 1954 विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1954 में, इसका बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 133वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल संस्था है, एक केवल संस्था है, एक केवल संस्था परिवार, विश्वविद्यालय, विवाह और ग्राम। आपको बताना है जो कि केवल एक संस्था है वह कौन है? तो संस्था है, केवल एक संस्था है, तो परिवार है, विश्वविद्यालय है, विवाह है, ग्राम है। तो 133वें नंबर का जो उत्तर सही हुआ है विवाह एक संस्था है। यह गलत उत्तर है, लगता सही है, इसका उत्तर सही होगा 133 का विश्वविद्यालय एक संस्था के तौर पर और परिवार एक प्रथम इकाई के तौर पर कहा जा सकता है। यह डाउटफुल क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, इस पर डाउट ही डाल दें। 133वां नंबर छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विवाह क्या है? सामाजिक समझौता है, धार्मिक संस्कार है, सम्मति है, सम्मति है और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हिंदू विवाह क्या होता है। हिंदू विवाह 134वां नंबर का धार्मिक संस्कार है, बी पार्ट इसका सही है। तो हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि एक प्रक्रिया संस्कार के अंतर्गत आती है, तो यह धार्मिक संस्कार के तौर पर इसका उत्तर सही है, आपका बी पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न में हम क्या कहते हैं। 135वां नंबर क्या कहता है? विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था, पारिवारिक संस्था है। तो एक पारिवारिक संस्था यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि उत्तर इसका यह किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है या वेस्टरमार्क ने कहा है, मजूमदार ने कहा है या बोगार्ट्स ने कहा है। 135 नंबर का प्रश्न है, आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है बोगार्ट्स ने कहा है। इसलिए इसमें भी एक जो ऊपर का प्रश्न था, विवाह स्त्री पुरुष या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक संस्था है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक संस्था के तौर पर कही जा सकती है, तो बोगार्ट्स इसका सही है। इसलिए इसका भी उत्तर जो विवाह है, तो विवाह एक संस्था के तौर पर देखा गया, तो इसलिए इसका उत्तर भी सही है, आपका सी पार्ट सही है। इसलिए 133वें नंबर का भी सी लगा लें, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 136वां नंबर कहता है हमारा, वैवाहिक संबंधों के कानून रूप से
रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं, वियोजन कहते हैं, विलोपन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 136वां नंबर जो है आपको बता दें, इसको कहते हैं तलाक। वैवाहिक संबंधों की कानूनी रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं, इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को उत्तर आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसका उत्तर। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं। आप लोग ये ना सोचे कि हमें कमेंट ना करें, आप लिख करके भी रख सकते हो। कमेंट अधिकतर लोग करें, जिससे कि आपकी प्रश्न श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। और कमेंट जरूर करते जाएं। जिस उत्तर को आपको लगता है कि ये सही है तो कमेंट जरूर करें उस उत्तर का। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा उत्तर सही है? पति या पत्नी द्वारा किसी एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग देने को क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं, परित्याग कहते हैं, विलोपन कहते हैं। फिर से पूछा गया यही 137 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपको बता दें इसका परित्याग है। पति और पत्नी द्वारा किसी एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग देने को क्या कहते हैं? बिना तलाक दिए त्याग है तो परित्याग कहेंगे इसको ना तो तलाक के तौर पर कह सकते हैं, इसलिए इसको परित्याग कहेंगे, बी पार्ट कहेंगे। और इसका 137वां नंबर का बी पार्ट उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 138वां नंबर क्या कहता है? एक ही पीढ़ी के लोगों में पाए जाने वाले संघर्ष को क्या कहा जाता है? अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है, या अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है, जाति संघर्ष कहा जाता है, या प्रजातीय संघर्ष कहा जाता है? आपको बताना है। 138वां नंबर जो है इसका जो है ए पार्ट अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। एक ही पीढ़ी के लोगों में पाए जाने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? तो अंतरा पीढ़ी संघर्ष, यानी ए पार्ट सही है 138 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, दो विभिन्न पीढ़ियों के लोगों में पाए जाने वाले संघर्ष को क्या कहा जाता है? अथवा दो पीढ़ियों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष कहलाता है अंतःपीढ़ी संघर्ष, अंतरपीढ़ी संघर्ष या वर्ग संघर्ष, या इनमें से कोई नहीं। 139वां नंबर जो प्रश्न कहता है आपको बताना है, 139 का बी पार्ट सही है, अंतरपीढ़ी संघर्ष। दो विभिन्न पीढ़ियों के लोगों में पाए जाने वाले संघर्ष को कहा जाता है, या दो पीढ़ियों के मध्य जो संघर्ष कहलाता है उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यह उत्तर बी पार्ट सही है। लीजिए 140वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कहता है? अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्ति से, परिवार से, समूह से, समाज से? 140वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। बहुत ही अच्छे तरीके के आर के मुखर्जी 140वां नंबर जो प्रश्न है, इसका प्रश्न जो पूछा गया, अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित? व्यक्ति से, परिवार से, समूह से, समाज से? 140वां नंबर जो है इसका उत्तर सही है, परिवार। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष जो संबंधित है वह परिवार से संबंधित है, इसलिए इसका बी पार्ट सही। 141वां नंबर प्रश्न कहता है, इंटरकास्ट टेंशन के लेखक हैं। इंटरकास्ट टेंशन के लेखक युगन सिंह, आर के मुखर्जी, राम आहूजा और SC दुबे। इसका 141वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देना है आपको, जिसका उत्तर सही है आर के मुखर्जी, यानी बी पार्ट इसका सही है। इंटरकास्ट टेंशन के लेखक भी लेखक जो हैं उसके आर के मुखर्जी साहब हैं, इसका बी पार्ट सही है 141 का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 143वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें, 143वां नंबर जो है, अंतरपीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? कानून में अंतर, शिक्षा पद्धति में अंतर, सामाजिक रीतियों में अंतर, आयु में अंतर? आपको बताना है। 42वां नंबर जो कि 142वां नंबर है हमारा, 142वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही है वह कौन सा है? तो 142 का नंबर जो है डी पार्ट सही है, अर्थात पारिवारिक संगठन। तो 142 नंबर का जो उत्तर है 142 नंबर का पूछा गया है। 142 का आयु में अंतर प्रमुख कारण है, क्योंकि अंतरपीढ़ी संघर्ष यानी एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में जनरेशन गैप जो होता है कहलाते हैं, जनरेशन गैप कहलाएगा। तो जनरेशन गैप की वजह से अंतरपीढ़ी में संघर्ष चलता है। युवा अपने तरीके से जीना चाहता है और बुजुर्ग जो इंसान होगा वह अपने तरीके से बच्चों को रखना चाहता है। तो यह संघर्ष आपस में होता है कि युवा चाहते हैं कि हमें कुछ आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंस मिले, जबकि बड़े लोग चाहते हैं कि उनको एक सीमित दायरे के अंतर्गत रखा जाए, जिससे कि वह अपने संस्कारों को ना भूलें। तो इसलिए कहीं ना कहीं वह जनरेशन जो अंतरपीढ़ी संघर्ष कह सकते हैं, जनरेशन गैप कह सकते हैं, तो उसमें यह संघर्ष चलता रहता है। तो यह आयु के अंतर के कारण होता है मुख्यतः, इसलिए इसका डी पार्ट सही है। 143वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दे लें, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है? तीव्र परिवर्तन, दोषपूर्ण सामाजिकरण, शिक्षा में
अंतराल और पारिवारिक संगठन। तो आपको बता दें 143 का, जो कि मैंने डी पार्ट पहले भी लगाया था, पारिवारिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरपीढ़ी का संघर्ष का कारण नहीं है, जबकि तीव्र परिवर्तन यह कारण हो सकता है। दोषपूर्ण सामाजिकरण भी कारण हो सकता है जीवन अंतरपीढ़ी संघर्ष का, और शिक्षा में अंतराल भी हो सकता है कि शिक्षा, उनकी शिक्षा के समय पर उस समय की शिक्षा दूसरी थी, इस समय की शिक्षा दूसरी है, यह भी। और लेकिन जबकि पारिवारिक संगठन यह अंतरपीढ़ी का संघर्ष नहीं हो सकता है, इसलिए यह उत्तर आपका डी पार्ट सही है। लीजिए 144वां नंबर है। बहुत ही जल्द हम समाप्त करने वाले हैं क्लास, बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लास समाप्त हो जाएगी। लीजिए अगला जो प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण परंपरागत भारतीय समाज में अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक है? आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, उपयुक्त सभी। 144वें नंबर का जो उत्तर सही है आपको बता दें, उसका डी पार्ट सही है, यानी उपयुक्त सभी जो है अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक है। आश्रम व्यवस्था भी सहायक है, संयुक्त परिवार प्रणाली भी सहायक है, जाति व्यवस्था भी सहायक है, और उपयुक्त सभी भी सहायक हैं। यह अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए यह सभी सहायक के तौर पर देखे जा सकते हैं। 145वां नंबर कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच संप्रेषण का अभाव है, किसका कथन है? वेबस्टर डिक्शनरी का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, इनमें से किसी का नहीं। 145वें नंबर प्रश्न का जो भी उत्तर है आपको बता दें, तो वेबस्टर डिक्शनरी में कहा गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच संप्रेषण का अभाव है, यानी कम्युनिकेशन का अभाव है। आपस में कम्युनिकेशन कम होने के कारण यह जो है इस वजह से अभाव होता है, इसलिए जनरेशन गैप माना जा सकता है। वेबस्टर डिक्शनरी में कहा गया है कथन है। पीढ़ी संघर्ष का अर्थ है, पीढ़ी संघर्ष का क्या अर्थ है आपको बता दें, तो किशोर और उसके माँ बाप के मध्य कथन, मध्य या डॉक्टर और नर्स के मध्य, पुरुष और स्त्री के मध्य, इनमें से कोई नहीं। 146वां नंबर, तो आपको पता होगा इतने प्रश्न कर चुके हैं। तो किशोर और उसके माँ बाप के मध्य, किशोर जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, जो कि 12 से लेकर के आपको बता दें 17-18 वर्ष की आयु में या 20-22 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तो वह किशोर अवस्था के अंतर्गत ही आएंगे। तो उस समय क्या होता है, बच्चा माँ बाप के मध्य में, बच्चे और माँ बाप के मध्य में हमेशा जनरेशन गैप की वजह से हमेशा कसमकस बनी रहती है। बच्चा छूटना चाहता है, माँ बाप पकड़ना चाहते हैं, तो इस कारण से इसको पीढ़ी संघर्ष का एक दौर कह सकते हैं, जो कि जनरेशन गैप के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीढ़ी संघर्ष के समायोजन के क्षेत्र क्या है? बदलती भूमिका में, विचारों में, दृष्टिकोणों में, उपयुक्त सभी में। तो यह पीढ़ी संघर्ष का समायोजन के क्षेत्र जो है, समायोजन किस तरीके से समायोजित हो सकता है बालक, तो वह आपको 147वां नंबर का उपयुक्त सभी, इसका उत्तर सही है कि पीढ़ी संघर्ष के समायोजन के क्षेत्र जो होंगे वह बदलती भूमिका भी आपको बदलनी होगी, विचारों में भी बदलाव आपको करना होगा, बुजुर्गों को और किशोरों को अपने बदलाव में और बुजुर्गों को अपने बदलाव में, दृष्टिकोणों में बदलाव करना पड़ेगा, उपयुक्त सभी में बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए उत्तर इसका उपयुक्त सभी है। तो यह सभी प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे, तभी पीढ़ी संघर्ष में समायोजन क्षेत्र के तौर पर आएंगे। स्वपोषित वरिष्ठ वृद्धावस्था पेंशन बीमा योजना प्रारंभ हुई थी 14 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2002 से 1 जनवरी 2003 से 30 जून 2002 से। 148वां नंबर का जो है ये 14 जुलाई 2003 से वरिष्ठ स्वपोषित वरिष्ठ वृद्धा पेंशन बीमा योजना प्रारंभ हुई तो 14 जुलाई 2003 से। अगला प्रश्न आपको बता दें, 149 नंबर कामकाजी आयु समूह है। कामकाजी आयु समूह है 15 से 59, 25 से 55 और 30 से 60 या 20 से 50। 149वां नंबर आपका प्रश्न है, 149वें नंबर का जवाब दें। 149वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें ये 15 से 59 कामकाजी आयु के अंतर्गत आते हैं। कामकाजी आयु का समूह जो है 15 से 59, जो कि आपका ए पार्ट 149 नंबर का सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 150वां नंबर है। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। और जरा विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? जरा विज्ञान किससे संबंधित? विद्यार्थियों से, वृद्धों से, महिलाओं से, इनमें से कोई नहीं। जरा विज्ञान किससे संबंधित है? 150वें नंबर प्रश्न का है, जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें बी पार्ट इसका वृद्धों। जरा विज्ञान जो संबंधित है वह वृद्धों से संबंधित है, पूर्णतः सही है, बी पार्ट बिल्कुल सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वृद्ध पीढ़ी की समस्याएं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। तो 151 नंबर का जो है इसका डी पार्ट सही है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका डी पार्ट सही है आपका। वृद्ध पीढ़ी की समस्याएं हैं तो यह उपयुक्त सभी है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और उपयुक्त सभी। 152 नंबर का प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या वृद्धों से संबंधित है? तो अकेलापन, परिवार में उपेक्षा, खराब स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर सही है उपयुक्त सभी है। वृद्धों की संबंधित समस्या जो के तौर पर अकेलापन भी हो सकता है, परिवार में उपेक्षा, उनकी बात न सुनना, यह भी उपेक्षा के अंतर्गत आएगा, खराब स्वास्थ्य भी हो सकता है, यह उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही है। इसलिए 152 नंबर का। 153 नंबर का क्या कहता है, बस आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी। 158 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत ही प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। गैर सरकारी संगठन वृद्ध पीढ़ी के लिए सहायता प्रदान करते हैं। वृद्ध देखभाल केंद्र सेवाएं, गैर सहायता कार्य और गैर सहायता रोजगार सेवाएं एवं व्यवसायिक चिकित्सा, उपयुक्त सभी। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 153 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 153 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं तो आपको बता दें उपयुक्त सभी इसका। गैर सरकारी संगठन वृद्ध पीढ़ी के लिए सहायता प्रदान करते हैं तो वृद्ध देखभाल केंद्र सेवाएं, गैर सहायता कार्य और रोजगार सेवाएं, व्यवसायिक चिकित्सा, उपयुक्त सभी। इसलिए उपयुक्त सभी उत्तर इसका सही है। लीजिए 154 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में वृद्ध किस व्यक्ति को कहा जाता है? 60 वर्ष से ऊपर को, 55 वर्ष से अधिक को या 50 वर्ष से अधिक को, इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 154वां नंबर है जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें 60 से ऊपर को वृद्ध व्यक्ति के अंतर्गत कहा जाता है। 154 नंबर का कहता है 60 वर्ष से ऊपर वालों को वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। लीजिए अगले प्रश्न 155वां नंबर क्या कहता है, भारत में वरिष्ठतम नागरिक यानी सीनियर सिटीजन हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु आपको बताना है 155वें नंबर का। दोबारा प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन 60 वर्ष ही सही है कि वरिष्ठतम नागरिक अर्थात सीनियर सिटीजन हेतु न्यूनतम आयु जो है 60 वर्ष। 60 वर्ष से ऊपर सभी को सीनियर सिटीजन के अंतर्गत कहा जाएगा। लीजिए आपके 156वां नंबर क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा वर्ष वृद्ध जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन घोषित किया गया? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया? 2001, 2002, 2003, 1999। 156वें नंबर का जो भी प्रश्न आपको बता दें, 1999 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ओल्डर पर्सन के तौर पर घोषित किया गया था, वह है 1999। आपका उत्तर सही है। लीजिए अगला प्रश्न है 57वां नंबर। 157वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या वृद्धियों की नहीं? अकेलापन, परिवार की उपेक्षा, स्वास्थ्य में निम्न स्तर, उच्च आर्थिक स्थिति। तो 157वां नंबर जो डी पार्ट आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि उच्च आर्थिक स्थिति इनका समस्या का कारण नहीं है। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बस अंतिम प्रश्न 158 नंबर पर पहुंच गए हैं। बस अंतिम श्रृंखला में पहुंच रहे हैं हम, बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे इसको। 158 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है आपको, 158 2001 ईस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों का कितना प्रतिशत है? 7.8, 8.1, 9.1, 10.1। 158 नंबर का जो कहता है वह है आपका ए पार्ट अर्थात 7.5%। 2001 ईस्वी के अनुसार 2001 ईस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों का कितना प्रतिशत है? तो 7.5% है। 158 नंबर का आपका ए पार्ट सही है। लीजिए आपके बीच में 159वां नंबर प्रश्न है। 159वां नंबर पेश करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है। क्या कहता है 159वां नंबर, भारत में वृद्धियों की संख्या वृद्धि का क्या कारण है? मृत्यु की दर में कमी, गाँव में नगर की ओर प्रवसन और निर्धनता में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। 159वां नंबर जो है इसका उत्तर सही है। ये पार्ट आपका मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी होने का कारण वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यह वृद्धि होने का क्या कारण है? तो वृद्धि इसलिए क्योंकि मृत्यु दर कमी है वृद्धों की, इसलिए वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। 160वां नंबर कहता है 2011 की ईस्वी, क्योंकि हमारा भारत में 65% आबादी जो है युवा है, उसके बाद जो बढ़ती हुई जाती है आबादी तो अपने आप वृद्धों के अंतर्गत आती जाती है, इसलिए संख्या उनकी बढ़ रही है। 2011 ईस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों का कितना प्रतिशत था? 2011 के अनुसार 7.1, 8.2, 9.1, 10.1। 160वां नंबर है इसका जो है 8.1%।
जो ही प्रतिशत था वह जनसंख्या में है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या में प्रतिशत था वह 8.2% के हमारे वृद्ध थे। और जनसंख्या में 161वां नंबर क्या था, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी, 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। तो 1961वां नंबर का प्रश्न आपको बताना है, 1961 का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है कि आपका 1999। भारत में वृद्धों की राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1999 में। बी पार्ट इसका उत्तर सही है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी 162वां 163वें का तो हम समाप्त करते हैं। मजबूरी बस और दबाव मूलक तरीके से विकास की कीमत पर अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना विस्थापन है, किसने कहा है, डेविड हीर ने, चार्ल्स बगल ने, इनमें से कोई नहीं। 162वां नंबर जो है इसका उत्तर सही है, बी पार्ट अर्थात आपका डेविड हीर ने। मजबूरी बस या दबाव बस तरीके से विकास की कीमत पर अपने स्वाभाविक विकास से अलग होना विस्थापन है, किसने कहा है, डेविड हीर ने। पूर्णतः सही है, बहुत बहुत बधाई आपको, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 163वां नंबर कहता है विस्थापन के कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, युद्ध, उपयुक्त सभी। 163वां नंबर जो है 163 का डी पार्ट सही है, उपयुक्त सभी उत्तर सही है। विस्थापन का कारण है क्या है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, युद्ध, उपयुक्त सभी, इसलिए आपका डी पार्ट सही है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद अब समाप्त करते हैं, अगले क्लास में जरूर मिलेंगे आप लोगों को, कुछ नए प्रश्नों के साथ में मिलेंगे और बहुत कुछ अच्छा नया मिलेगा। और चलिए इसी के साथ में 2 लाइनों से विदा लेना चाहूँगा। सफलता उन्हीं कामों से मिलती है जिन्हें करने में मन नहीं लगता, इसलिए मन लगाइए तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके यह प्रश्न पत्र इस बार वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो सकता है कि आपका मन ना लगता हो, लेकिन मन लगाइए क्योंकि पेपर तो होना ही है, पेपर देना है तो पढ़ना क्यों नहीं जरूरी है। इसलिए पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, लगातार पढ़ेंगे तब आपको मजा भी आएगा। और यह प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए एक एक प्रश्न को देखते चलें। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके जिस दिन विषय का पेपर हो उससे पूर्व आपको पर्याप्त मटेरियल देने की कोशिश करता हूं और आप लोग लगातार देखते रहें। पुरानी क्लासेस यदि नहीं देखी हैं, आपका विषय है तो उनको भी देखें, क्योंकि जैसे मैंने मानव अधिकार के ओल्ड में क्लासेस दी गई हैं, पर्यावरण की अभी वर्तमान में नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन पर्यावरण की क्लासें डली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, लगातार आप ही लोगों के लिए हैं वह समर्पित। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आपको अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको अच्छी हमारी मेहनत लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप लोग हमारे नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।